हमारे रत्नागिरी के सफ़र के बाद हम सिंधुदुर्ग को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम सिंधुदुर्ग पहुंचे और हमारा पहला स्टॉप था देवगढ़। अंजनवेल और जयगढ़ में लाइट हाउस मिस करने के बाद ये हमारा आखिरी मौका था जहां हम लाइट हाउस देख सकते थे। इसी उम्मीद को बरकरार रखते हुए हम देवगढ़ पहुँचे। अगर आपने आमों में सिर्फ रत्नागिरी के आम के बारे में सुना होगा तो आपकी जानकारी अधूरी है। रत्नागिरी के साथ साथ देवगढ़ भी अपने आमों के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा देवगढ़ कोकण के मेजर पोर्ट में से एक है। यहाँ का मत्स्य उद्योग भी काफ़ी बड़ा है और इस बात का पता आपको देवगढ़ में एंट्री करते ही लग जाएगा, जहाँ दूर दूर तक मछली की खुशबू आती है। देवगढ़ फोर्ट, बीच, पवन चक्की और लाइट हाउस जैसी टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से यह काफ़ी पर्यटक आते हैं। लाइट हाउस की आशा को बरकरार रखते हुए हमने सबसे पहले देवगढ़ की लाइट हाउस को चुना। थोड़ा भी विलंब न करते हुए हम लाइट हाउस पहुंचे। लाइट हाउस देवगढ़ फोर्ट के बिल्कुल पास में है और ये जगह थोड़ी ऊंचाई पर है। लाइट हाउस की टिकट फीस 10 रुपये है। यहाँ के गार्ड हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लाइट हाउस वर्क करता है। लाइट हाउस के ऊपर काफ़ी तेज़ हवा चलती रहती है। यहाँ से आप विशाल समंदर को दूर दूर तक देख सकते हैं। थोड़ा समय वहाँ बिताने के बाद हम नीचे उतरे और फोर्ट की ओर बढ़े। देवगढ़ फोर्ट में दीवारें और गेट के अलावा देखने लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आसपास का परिसर काफ़ी फोटोजेनिक है। छोटी सी इस हिल से उतरते वक्त आपकी नज़र देवगढ़ बीच और उसी के पास बने पवन चक्की पे जाती है। हमने ज़्यादा समय बीच पर न गुजरते हुए आगे बढ़े, लेकिन जाने से पहले कुछ तस्वीरें ज़रूर खींची। दोपहर का लंच हमने देवगढ़ में ही किया। हमने लंच में फिश थाली ऑर्डर की थी, जिसके लिए देवगढ़ फेमस है। और लंच के बाद हम आगे बढ़े कुनकेश्वर टेम्पल के लिए। देवगढ़ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर कुनकेश्वर टेम्पल है। अरब सागर से सटे कुनकेश्वर के तट पर बसे भगवान शिव का ये एक भव्य और प्राचीन मंदिर है। इसकी धार्मिक महत्ता की वजह से इसे कोकण की काशी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार इस मंदिर को करीब 11वीं सदी में बनाया गया हो। मराठों के शासन के काल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। मराठों के इस प्रभाव के परिणाम ही यहाँ शिव भगवान बाकायदा अपनी काली घनी घुमावदार मूंछों के साथ चित्रित है। जीवन में पहली बार मूंछधारी शिव भगवान को मैंने यही देखा। हर साल महाशिवरात्रि के समय यहाँ एक विशाल मेला लगता है, जिसमें पूरे कोकण और महाराष्ट्र के अन्य भागों से लोग यहाँ आते हैं। मंदिर के आते से समुद्र की तट की ओर नीचे उतरने का मार्ग है। मंदिर के छोर की तरफ चट्टानों का जमघाट था, जो तट से सटी बिखरी पड़ी थी। कुनकेश्वर के बीच का पानी काफ़ी साफ है। तट की एक छोर पहाड़ियों का एक सिरा समुद्र से हाथ मिलाता प्रतीत हो रहा था। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद हमने हमारी जर्नी कंटिन्यू की मालवण की ओर। दोपहर 3 बजे खिली हुई धूप के बीच हम कुनकेश्वर से निकले। मालवण जाने के लिए अभी और हमें 45 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। रास्ता बड़ा ही हरा भरा था। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों की कतार हमेशा साथ चलती रही। अपने अल्फांसो मैंगो के लिए जानने वाले कोकण में आम का पेड़ सफ़र में हमेशा आपके साथ रहता है। थोड़ी ही देर बाद पहुँचे आचरा। आचरा अपने बीचेस और मैंगलोर आर्किटेक्ट स्टाइल रामेश्वर टेम्पल के लिए फेमस है। आचरा टिटे पर रुककर हमने शाम की चाय पी और थोड़ा नाश्ता किया। फ्रेश होके हम निकले मालवण की ओर।
शाम के 5 बजे हम मालवन पहुँचे। शाम का वक्त होने से मालवन के बाज़ार में काफ़ी रश थी। गांव के रास्ते काफ़ी छोटे हैं और दुकानें घरे इन्हें लगकर है। ऐसे में इन गलियारू रास्तों से थोड़ा संभल कर चलाना पड़ता है। हमने जय गणेश पैलेस में रूम बुक किया हुआ था, लेकिन इन गलियारू रास्तों से उसे ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हुई। हमारा ये स्टे गणेश यशु रोड के पास था। लोगों से पूछ कर थोड़ी देर बाद हमें इसे ढूंढने में सफल हुए। जय गणेश पैलेस सिंगल ओनर की 3 मंजिली इमारत है। लोकेशन वाइज ये मालवन बीच से काफ़ी करीब था और इसके आसपास का परिसर भी काफ़ी कोकन कल्चर को हाईलाइट करता है। हम 4 होने के वजह से ओनर ने हमें 2 BHK रूम ऑफर किया, वो भी सिर्फ 1000 रुपीज़ में, जो हमें वैल्यू फॉर मनी लगा। ये एक प्रॉपर 2 BHK रूम था जो होटल से काफ़ी डिफर करता है। अगर आप कभी बजट स्टे के बारे में सोच रहे हो तो जय गणेश पैलेस काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। दिन ढल चुका था और ऐसे में रात के वक्त हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं था उस दिन मालवन को देखने के लिए, लेकिन ओनर ने पास ही के चिवला बीच का सजेशन दिया था जिसे रात में भी विजिट किया जा सकता था। उस समय चिवला बीच पे वैसे तो कोई नहीं था, लेकिन मछुआरों की नौकाएं किनारे से लगी हुई थी और उसने हमारी कुछ बेहतरीन फ़ोटोज़ निकालने में मदद की। कुछ देर वहाँ बिताकर हम बाज़ार लौटे, लेकिन गांव में बाज़ार जल्दी बंद होने की वजह से उस रात हम कुछ शॉपिंग नहीं कर पाए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर हमने हमारा सामान पैक किया और होटल से चेकआउट करके हम हमारे आखिरी सफ़र के लिए निकल पड़े। हमने रात की 12620 मत्स्यगंधा एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट बुक की थी। हमारी जर्नी रात के 10 बजे कुडाल से थाने तक की थी। शाम तक का वक्त होने की वजह से हमारे पास काफ़ी वक्त था मालवन और महाराष्ट्र के कुछ अनएक्सप्लोर्ड बीचेस को विजिट करने के लिए। मालवन का सबसे फेमस अट्रैक्शन है सिंधुदुर्ग फोर्ट, लेकिन मानसून के चलते फेरी राइड बंद थी जो इस फोर्ट तक ले जाती है। क्योंकि ये हमारा आखिरी ब्रेकफास्ट था इस कोंकण ट्रिप का, इसलिए हम ब्रेकफास्ट के लिए गावने की तलाश में थे। गावना ये मालवनी डोसा सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है। सुबह काफ़ी जल्दी सफ़र शुरू करने की वजह से दुकानें अभी बंद थी। थोड़ी ही दूरी बाद हम पहुंचे कोंकण के सबसे फेमस और ट्रैवलर्स के टॉप लिस्ट में रहने वाली जगह तरकरली बीच पर। इसी के पास हमें एक रेस्टोरेंट मिला ब्रेकफास्ट के लिए, जो बेसिकली रेस्टोरेंट के साथ साथ होम स्टे भी प्रोवाइड करता है। स्वाति निहारी निवास। बाहर लगे बोर्ड पे बड़े अक्षरों में लिखे हुए मेनू ने हमारा ध्यान मालवनी डोसे के साथ साथ स्वादिष्ट मोदक की ओर खींचा और हमने घावनों के साथ मोदक भी ऑर्डर किए। लेकिन रेस्टोरेंट बस अभी खुला ही था, इसलिए ब्रेकफास्ट बनने में अभी थोड़ा और वक्त लगने वाला था। वक्त का फ़ायदा उठाते हुए हम तरकरली बीच गए। स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट और अपने सफ़ेद रेत के लिए फेमस तरकरली बीच हमेशा ही कोकन का नंबर 1 बीच बना हुआ है। मानसून के वक्त बीच पे चलने वाली सारी एक्टिविटी बंद रहती है और ये सारी एक्टिविटी अक्टूबर से दोबारा स्टार्ट होती है। सुबह का शांत माहौल में हमने थोड़ा वक्त गुजारा और दोबारा लौटे रेस्टोरेंट किया। घावने को नारियल के चटनी में मिलाकर खाने का मज़ा ही कुछ और है। मोदक भी काफ़ी बड़े थे, बस एक से ही पेट भर जाए। नाश्ता करने के बाद हम निकले देवबाग संगम की ओर। तरकरली से देवबाग की ओर जाने वाला रास्ता काफ़ी एडवेंचरस है। इस छोटे रास्ते के दोनों तरफ पानी है, मानो ऐसा लगता है कि आप किसी आइलैंड पे ड्राइव कर रहे हो। सांपों की तरह कभी दाएं कभी बाएं मुड़ते मुड़ते हम पहुंचे देवबाग संगम। संगम यानी वो जगह जहां नदी का पानी समुद्र से मिलता है। देवबाग संगम में करली नदी का पानी अरेबिक सी से मिलता है। सफ़ेद रेत, नीला पानी, साफ आसमान और संगम किसी पैराडाइज आइलैंड से कम नहीं था। पास ही में एक फिशरमैन मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ने के इस अवसर को देखने का मौका हमें मिला। कुछ कोशिशों के बाद उसे मछली पकड़ने में सफलता हासिल हुई।
देवबाग का पानी तैरने के लिए सेफ नहीं है। बस 2-3 कदम पानी के भीतर चलते ही ये सीने तक गहरा हो जाता है। देवबाग संगम हमें किसी मालदीव की आइलैंड से कम नहीं लग रहा था। मन तो यहाँ पूरा दिन बिताने के लिए कर रहा था, लेकिन हमें हमारे जर्नी के आखिरी विश को पूरा करना था। दुनिया में सबसे बेस्ट बीचेस को उनकी एनवायरनमेंट और क्लीननेस के लिए उन्हें ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिलता है। भारत में 12 बीचेस को सिलेक्ट किया गया था इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें महाराष्ट्र के वन एंड ओनली भोगावे बीच का नाम था। देवबाग संगम से भोगावे बीच हमारी आंखों के सामने था। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए आपको दोबारा मालवण से होकर जाना होगा, क्योंकि ये बीच संगम के उस पार है। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में बन रहा पहला और महाराष्ट्र के कोंकण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनने वाला सिंधुदुर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ये एयरपोर्ट मालवण, तरकरली, देवबाग और पासी के कई और फेमस बीचेस के काफ़ी करीब है और शुरू होने पर ये यहाँ के टूरिज़्म को ज़रूर तेज़ी देगा। फिलहाल तरकरली और एयरपोर्ट के बीच बनने वाला ये रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी के चलते आपको मालवण होकर जाना पड़ता है और इसी रास्ते में आपकी मुलाकात इस नए एयरपोर्ट से होती है। शायद कुछ प्लेसेस का ज़्यादा एक्सप्लोर ना होना ही अच्छा है। आजकल ट्रैवलर्स ऐसे ही प्लेसेस की तलाश में रहते हैं जो लार्ज क्राउड से दूर हो, जहाँ पे शांति मिले, सुकून मिले और नेचर को सही मायनों से महसूस कर सके। सिंधुदुर्ग के दक्षिण छोर पर वेंगुर्ला डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कुछ बीचेस है जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है और इसी के चलते ये बीचेस काफ़ी क्लीन है। देवबाग संगम के बाद हम पहुँचे उन्हीं अनएक्सप्लोर्ड में से एक निवती बीच पर। ये निवती बीच अपने निवती फिशिंग पोर्ट और गांव से थोड़ी ही दूरी पर है। निवती बीच अपने गोल्डन रॉक के लिए जाने जाते हैं। नेचर लवर्स के लिए ये बीच बेस्ट है क्योंकि यहाँ काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स देखने मिलते हैं। यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट रश देखने नहीं मिलते हैं। इसी के चलते यहाँ का पानी और बीच दोनों काफ़ी साफ है। इस बड़े से रॉक ने बीच को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। पासी में निवती फोर्ट से बगावे और निवती बीच का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। निवती फोर्ट पे अब ज़्यादा देखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि निवती बीच पर ही ज़्यादा वक्त गुजारें। इतना साफ पानी शायद आपने महाराष्ट्र के किसी और बीच में देखा होगा। निवती बीच पर हमने हमारा दोपहर का वक्त गुजारा। शाम होने के लिए अभी थोड़ा वक्त और था, ऐसे में हम निकले वेंगुर्ला की तरफ। वक्त के कमी के चलते हम वेंगुर्ला बीच नहीं जा सके, लेकिन वेंगुर्ला की कुछ ही दूरी पहले हमने और एक लेस नोन केलुस बीच को विजिट किया। इस बीच का परिसर नारियल के बागों से सजा हुआ है। बीच छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। पानी काफ़ी साफ था, कोई टूरिस्ट ना होने से चारों ओर शांति थी। थोड़ा वक्त बिताने के बाद हम निकले हमारे रिटर्न जर्नी की ओर। हमारा सफ़र तो यहीं तक था, लेकिन इस सफ़र में हमने कोकण के कल्चर को समझा। कई सारे टाउन देखे, हमने इस रूट पे कई सारे टेंपल देखे, सीनिक फोर्ट देखे, पोर्ट से बाइक को कैरी किया, नेचर की कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर किया। ढेर सारे बीचेस पे मस्ती की और तो और हर रोज़ फिश थाली ऑर्डर की। कोस्टल के इस सफ़र पर हमें ये पता चला कि कोकण इज़ नॉट ऑल अबाउट बीचेस, देयर आर मच मोर टू सी। कोकण को एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम है अगस्त से दिसंबर तक। वीकेंड की इस छोटी सी ट्रिप ने हमें कोकण के और करीब लाया था और इसी चलते इसे अलविदा कहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। शाम को हम कुडाल रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे टिकट काउंटर पर हमने हमारी बाइक को पार्सल के लिए इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया कि हम हमारी बाइक ट्रेन से कैरी नहीं कर सकते। जैसा कि हमने आपको हमारे पहले पार्ट में बताया था,
कि ट्रेन का स्टॉप टाइम 5 मिनट या उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे ट्रेन का स्टॉप टाइम 2 मिनट था। इसके चलते हम हमारी बाइक ट्रेन से कैरी नहीं कर सके। ऐसे में हमारे पास दूसरा ऑप्शन था बस। पहले पार्ट में हमने आपसे कहा था कि हम आपको बस से बाइक पार्सल करने का एक्सप्रेस बताएंगे, जो कि बहुत बुरा था। दरअसल जब भी आप बाइक बस से कैरी करते हो, बाइक पे स्क्रैचेस आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि बाइक सही से पैक ना होना और बस का टेढ़े मेढ़े और खड्डों से भरे रास्तों से गुजरना। ऐसे में बाइक का बस के सपोर्टिंग पिलर से टकराना और स्क्रैचेस आना काफ़ी बुरा है। और ठीक ऐसा ही हमारे साथ हुआ, क्योंकि हमारी ट्रेन की टिकट बुक थी, इसलिए मैं, विनोद और शशांक ट्रेन से गए और अंकित ने मेरी एंटॉक और उसकी शाइन बस से कैरी की। लेकिन जब हमने मुंबई पे बाइक उतारी तब हमारे दोनों की गाड़ी पे स्क्रैचेस आए थे। बस वाले बाइक उतार कर चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं ढेर सारी स्क्रैचेस। इसलिए हमारा सजेशन यही होगा कि ट्रेन बस से ज़्यादा सेफ है और इकोनॉमिकल फिजिबल है। उम्मीद है आपको हमारी कोकिंग की टिप पसंद आई होगी और हम आशा करते हैं कि ये आपकी कोकिंग के प्लानिंग के लिए भी मदद करे।